जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में भी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोग बात करें साइंस का, हम लोग बेसिकली फिजिक्स का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन किए थे और उम्मीद है आप लोग पिछली कक्षा को देख रखे होंगे। और जो बच्चे नहीं देखे बच्चों, जाकर के ध्यान से देखिएगा, उसमें हमने विद्युत मोटर, डायनेमो, ओम का नियम, इन सारे मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। और देख लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। आसान शब्द में हमने समझा था। हमने प्रयास किया था कि कैसे हम लोग एक ही कंटेंट को मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब एक बार याद कीजिए और उसको 2-3 बार में 2-3 जगह पर यूज कर सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हमने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव की, और सब्जेक्टिव में हम लोग बेसिकली 2 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, ठीक है? और बात करें तो आज हम लोग इस कक्षा में बेसिकली हो सके तो 20 प्रश्न को करेंगे, 20 क्वेश्चंस को करेंगे। और इसी तरह से अगर हम लोग 5 क्लास कर लेते हैं तो आपका कुल मिलाकर के कितना क्वेश्चन जी सर जी? 100 क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आपका बहुत है, 100 क्वेश्चन बहुत है एग्जाम में पूछे जाने के लिए, यहीं से आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आज आपका पहला क्लास है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, बात करेंगे इसके पीडीएफ की। तो आपको पता है पीडीएफ सर जी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, टाइम पर पीडीएफ मिलेगा और इस टाइप का क्विज़ भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है? चलिए, शुरुआत करेंगे। फिजिक्स के आसान आसान क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है सर जी, ओम का नियम। अ, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? मतलब हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे देखने वाले दर्पण में क्यों करते हैं? आपको पता हो, ये देखो भैया, ये देखो, यहाँ पर ड्राइवर बेचारा कितना मस्त होके पीछे देखने के लिए अपना दर्पण सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यही यहाँ बताना है कि क्यों हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहली बात समझिएगा, ये जो उत्तल दर्पण है सर जी, ये पहली बात वस्तु का छोटा फोटो बनाता है, कंडीशन सही है। साथ में यह वस्तु का सीधा फोटो बनाता है। बस यही दो कारण है जिसके कारण हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। लिखेंगे, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अच्छा, इसे पश्च दृश्य के रूप में लगाने से यह बड़े बड़े गाड़ियों का छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब सोचिए ना, उल्टा फोटो बना देता, कितना गड़बड़ हो जाता, ठोका देता कि नहीं ठोका देता? बिल्कुल ठोक देता। जिससे वाहन चालक को काफी सहायता मिलती है। अब यदि सीधा नहीं बनाता तो भैया जहां तहाँ कर कर लग जाता। अब ऐसा फोटो बना रहा है जिससे गाड़ी का मतलब वाहन चालक जो ड्राइवर होता है उसको बहुत ज्यादा सहायता मिल रहा है। इसी कारण इसका उपयोग हम लोग पश्चिम दृश्य मतलब पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। क्लियर होगा? प्रश्न आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग लिख लेंगे, काफी समय से पढ़ते भी आ रहे होंगे। मेरा काम तो भैया रिवाइज कराना है कि ये सब क्वेश्चन कर लो। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोग नहीं किए होंगे, तो उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, उसको जरूर से कीजिएगा। अब बात करें तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। चलिए, अगला है कि लोहा को जंग लगने से बचाने के 2 उपाय लिखना है। तो देखिए भैया, पेंट कर रहे हैं लोहा को, पहला उपाय तो यही हो गया कि लोहा को हम लोग पेंट कर देंगे, तो ये आपका जंग से बच जाएगा। और ये सब तो बेसिक चीज़ है, सब कुछ जानता होगा। और दूसरा आता है लोहा का जस्तीकरण करके। जस्तीकरण मतलब होता है जस्ता का जस्ता का परत चढ़ाना, परत चढ़ाना। तो लोहा पर अगर हम लोग जस्ता का परत चढ़ा देंगे तो भी वो जंग लगने से बच जाएगा। तो 2 गो बोला था तो 2 गो लिख देंगे। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश का परावर्तन का नियम को लिखें। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है जी? तो पहला नियम यही बोलता है सर जी, समतल सतह है। पहली बात तो आपका समतल सतह है। इस पे होता क्या है? इस पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डालते हैं, तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम तो ये हो गया। और आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होता है। तो यही चीज आपको करना था। तो लिख दिया जी, परावर्तन के नियम लिखे। बोलने के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होता है। तो ये हो गया आपका परावर्तन का नियम, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला है नेत्र की सामांजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? आंख का सामांजन क्षमता से आप लोग क्या समझते हैं? तो देखिए, होता क्या है कि मानव का जो नेत्र होता है उसमें प्रकाश अंदर जा करके फोटो उसका मतलब उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनाना होता है, नेत्र लेंस को। तो इसके लिए उसको अपना फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना पड़ता है। यही फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की सामांजन क्षमता कहते हैं। तो लिखेंगे, नेत्र की फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की सामांजन क्षमता कहते हैं। देखिए, आंख का जो लेंस है वो क्या करता है, कभी फोकस दूरी कम कर देगा ताकि प्रतिबिंब कहाँ पर बने, रेटिना पर बने। कभी फोकस दूरी बढ़ा देगा, दूर का वस्तु नजदीक का वस्तु, ये सबसे फोकस दूरी अलग अलग करना पड़ता है रेटिना बनाने के लिए। तो यही जो क्षमता है इसको सामांजन क्षमता बोलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन लाकर ही नजदीक या दूर स्थित वस्तु को
स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यदि नेत्र लेंस में परिवर्तन नहीं आएगा, आप लोग दूर या नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाएंगे, याद रखिएगा। अगला है फ्लेमिक का बाम हस्त नियम लिखें। अब देखिए जी, फ्लेमिक का बाम हस्त नियम क्या है, तो यहाँ देखेंगे बच्चा, बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना हाथ का 3 उंगली, अपना बाम हस्त है तो बायां हाथ का, बायां हाथ मतलब जिससे धोने वाला काम करते हैं, तो बायां हाथ का 3 उंगली को लंबवत फैला देना। लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, और इन दोनों उंगलियों के बीच में भी आपको कितना लंबवत फैलाना है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इसमें आपको बोला जाता है कि यदि तर्जनी तर्जनी इस वाले उंगली को बोलते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा जो है चालक पर लगे बल की दिशा को दर्शाएगा, याद रखिएगा। एफ हम लोग लिखते हैं बल की दिशा को, ठीक है। बी हम लोग लिखते हैं चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, और आई हम लोग लिखते हैं धारा की दिशा को, ठीक है, धारा को बताता है। यही लिखा गया है। अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है, तो ये अंगूठा है वो चालक पर लगे बल की दिशा को सूचित करेगा, बल की दिशा को दर्शाएगा। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, इससे अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो सर जी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें एक पदार्थ नीचे जाके बैठ जाता है, उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये देखो भैया पानी है, इसमें मिट्टी डाली तो मिट्टी नीचे जाकर बैठ गया, तो ये हो गया आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला है स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण में अंतर लिखना है। तो सर जी सबको पता है कि स्वपोषी पोषण जो है आपका, बात करें स्वपोषी पोषण जो है आपका, ये जो है ये आपका बेसिकली पौधा में होता है, और विषम पोषी पोषण पौधा को छोड़ करके बाकी सब जीव जंतु में होगा, हमरे में भी होगा, आप में भी होगा, पेड़ में पेड़ नहीं, कुत्ता में, बिल्ली में, शेर में, सब में विषम पोषी पोषण होता है, और स्वपोषी पोषण सिर्फ पौधा में होता है। अब स्वपोषी पोषण करने के लिए आपको क्लोरोफिल का जरूरी पड़ता है, सूरज का रोशनी का जरूरी पड़ता है, लेकिन विषम पोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल का जरूरी नहीं पड़ता है। आराम से आप लोग उदाहरण लिख देंगे, ठीक है। पहला चीज क्या है, इसमें हरा पौधा में होगा, और ये बाकी सारा जीव जंतु में होगा। दूसरा, इसके लिए क्लोरोफिल का जरूरी है, इसके लिए क्लोरोफिल का जरूरी है। अब आप ही बताइए ना, आप घर में खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल मांगते हैं क्या जा करके किसी से, लेकिन पौधा में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, वो खाना ही नहीं बना पाएगा। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दें। अच्छा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होना मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए भैया, चाय गरम गरम है, इससे भाप बाहर निकल रहा है, इसको ऊष्माक्षेपी। अच्छा, उदाहरण नहीं लिखे तो उसमें क्या, कोई बात नहीं, उसमें आप लोग उदाहरण लिख लेंगे, इसमें मैं लिख दूं। देखिए बच्चों, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकलने वाला का बात करें, तो अगर हम लोग कली चूना लेते हैं और इसमें हम लोग अगर पानी मिला देंगे, तो क्या होगा सर जी, इसमें तो ऊष्मा निकलेगा ना बाहर, ऊष्मा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब चूना लेकर के, बिना बुझा हुआ चूना लेकर उसमें पानी डालते हैं, तो खदकने लगता है कि नहीं, भाप निकलता है कि नहीं, तो ऊष्मा निकलेगा, और बनेगा क्या, CaCO3 बनेगा, मतलब सॉरी CaCO3 लिख गया, मतलब बुझा हुआ चूना बनेगा, CaOH, और साथ में ऊष्मा बाहर निकलेगी। इस वाले समीकरण को इसमें लिख देंगे, ठीक है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। अब देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब उदासीन हो जाना, होता क्या है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है। लिख दूं मैं जरा सा, इसको ऐसे भी लिख देंगे चल जाएगा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है, साथ में बनाता है लवण तथा जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। लिखा गया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और एक उदाहरण लिख दूं मैं, सरजी अम्ल में हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब लवण क्या बनेगा, लवण में आपका नमक बन जाएगा NaCl, और साथ में जल का सूत्र H2O होता है। ये आप लोग अभिक्रिया लिख करके आएंगे। अगला है वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण क्या होता है, वायवीय शोषण के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, और अवायवीय शोषण के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और देखिए, वायवीय शोषण हम सब में होता है, तो हम सब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, तो वायवीय शोषण इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसमें क्या होता है, एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एल्कोहल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। पहला अंतर, वायवीय शोषण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, अवायवीय के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन को वायु से समझ जाइए, वायवीय मतलब वायु चाहिए, अवायवीय मतलब वायु नहीं चाहिए। वायु की जगह पे यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन लिखना है। अब जब ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और इसमें ऑक्सीजन का जरूरी नहीं है, तो सर जी इसमें एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज बन जाता है, ऐसे करके लिख देंगे। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। आप देखो ना भैया, ये अंतरिक्ष में फोटो खींचा हुआ है, और काला काला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सर जी बिल्कुल, ये तो पूरा काला दिख रहा है, और ये जो उजला उजला दिख रहा है, ये क्या है, ये तारा है जी। तो देखिए,
बात क्या है कि धरती पर वायुमंडल है जिसकी वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और हम लोग को आकाश नीला दिखता है। लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। वहाँ वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को मतलब स्पेस में जो यात्रा करता है उसको आकाश नीले की अपेक्षा नीला नहीं दिखाई दे करके कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण दें। अब देखिए जी, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करे, सुनिए, धातु हो या अधातु, अम्ल से अभिक्रिया करेगा और जल से अभिक्रिया करेगा तो आपका हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकालेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उदाहरण बोल रहा है तो उदाहरण भी दे देंगे। ये लो भैया, उदाहरण में हम लोग लोहा को लेके आते हैं। लोहा धातु है, इसका अभिक्रिया करा देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। अब क्या होगा सर जी? एक तो आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ये तो पता है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दी। और साथ ही में क्या बनेगा? ये बनेगा आपका FeSO4। और चलिए ये प्लस का H2 को मैं यहाँ लिख दूँ, प्लस का H2 ये बाहर निकालेगा। ये हो गया आपका उदाहरण। आयरन को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, ये तो आपका अम्ल हुआ ना सर जी, ये तो अम्ल हुआ। और ये आपका धातु है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका जब अभिक्रिया करेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। अब अगला देखेंगे, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? अभिक्रिया का एक समीकरण लिखें। देखिए, जिंक हुआ अधिक अभिक्रियाशील धातु, आयरन है जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु, तो विस्थापन अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, वही होता है जी यहाँ पर। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक आयरन को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, मतलब भगा देता है, अलग कर देता है और जिंक सल्फेट का विलयन बनाता है। अब समीकरण इसका लिख दूं मैं? ये लो जी, समीकरण लिख देते हैं। जिंक है तो Zn, जिंक का सूत्र Zn होता है। इसको हम लोग आयरन सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं तो FeSO4 होगा। क्या आयरन को उसके विलयन से भगा देगा तो बना देगा ZnSO4। और साथ में बनेगा आपका साथ में बनेगा किसको बाहर निकाला जी? आयरन को। तो आयरन को बहिया करके आयरन को भगा करके अलग कर देगा। ये हो गया आपका ZnSO4, ZnSO4 प्लस का Fe, ये आपका बन जाता है। ये हो गया आपका क्लियर है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, आहार श्रृंखला क्या है? उदाहरण दे। देखिए जी, इसका भी उदाहरण देना है। अब आहार श्रृंखला क्या होता है? तो देखिए, आहार श्रृंखला मतलब जैसे घास को हिरन खाया, हिरन को शेर खाया, ये एक श्रृंखला है ना, एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए कि आपका घास होता है, घास को आपका ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। इसको जो आपका टिड्डा जिसको बोलते हैं, हरा रंग का होता है, उसको फिर मेढक खाएगा, मेढक को फिर सांप खाएगा, सांप को फिर चील खाएगा। तो कितना बड़ा जाल हुआ। इसी को हम लोग आहार श्रृंखला बोलते हैं, एक के बाद एक खाना का जो निर्भरता है इसी को। ठीक है, चलिए, आहार श्रृंखला क्या है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला जीवधारियों का मतलब जीव का एक ऐसा क्रम जिसमें ऊर्जा मतलब भोजन का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, उसको हम लोग आहार श्रृंखला बोलते हैं। भैया पहले देखिए, सूरज का ऊर्जा कौन लिया? सूरज का ऊर्जा लिया घास। अब घास को खा करके ऊर्जा कौन लेगा? हिरण। और हिरण को खा करके ऊर्जा कौन ले लेगा? शेर ले लेगा, बाघ ले लेगा। तो यही है कि प्रकृति में जीवधारी का पाया जाने वाला ऐसा क्रम है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। इसी को हम लोग आहार श्रृंखला बोलते हैं। उदाहरण में घास है, हिरण, बाघ दे देंगे। ये हमने आपको जो कहा, घास, टिड्ढा, मेढक, उसके घास, टिड्ढा, मेढक, सांप, चील, ऐसे दे देंगे। ठीक है। अगला है, जल संरक्षण का क्या उपाय है? अब पानी को बचाने का क्या क्या उपाय है जी? तो सर जी, पानी को बचाने का तो ढेरी उपाय है। जल का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना, मतलब जितना पानी चाहिए उतना ही उपयोग करेंगे, जल को बर्बाद नहीं करेंगे। वर्षा के जल को संचित करेंगे। अब और क्या हो सकता है कि जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण के लिए कानून बनाएंगे। इस पर जल बर्बादी को जो है, जल बर्बादी पर सजा सुनाएंगे। ऐसा सब काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगला देखिए, अगला है, रक्त के रक्त के 2 कार्य क्या है? अब खून का 2 काम क्या है? तो देखिए जी, आप जो सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं, वो पूरा शरीर तक कौन पहुंचाता है? रक्त पहुंचाता है, खून पहुंचाता है। ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? ऊतक तक खून पहुंचाता है। उसके बाद जो हम लोग प्रोटीन विटामिन सब खाते हैं वो किसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंग में पहुंचता है? रक्त के माध्यम से। उसके बाद पसीना मतलब उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का काम कौन करता है? रक्त ही करता है। तो 2 काम बोल रहा था, 2 काम लिख देंगे। ऊतक को ऑक्सीजन पदार्थ पहुंचाना, ऊतक मतलब शरीर का जितना हिस्सा, वो सब जगह ऑक्सीजन को पहुंचाना और उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, एक काम किसका है? रक्त का है, खून का है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अब अभिसारी लेंस मतलब होता है, अभिसारी लेंस वैसे लेंस को बोलेंगे जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला दे। और ये काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है, तो इसीलिए इसको जो है अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाले समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाती है। अपने से होकर जाने वाले जो समांतर किरण है, इसको क्या करती है? एक बिंदु पर मिला रही है। और एक बिंदु पर मिलाने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। अर्थात अभिसरित करती है, होती है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस बोला जाता है, एक बिंदु पर मिलाने वाला लेंस बोला जाता है। अगला है,
गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए गोलीय दर्पण पूछ दिया सर जी, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, ऐसे दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है। मतलब गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण को बोलेंगे जिसमें चेहरा देखने वाला सतह गोल हो। अब देखिए उत्तल दर्पण ले लीजिए, तो इधर से मुँह देखते हैं तो गोल है कि नहीं है? अवतल को ले लीजिए, ये भी गोल है। ठीक है? तो इसका परावर्तक सतह जो होता है गोल होता है। अब क्या बोला कि एक दर्पण का वक्रता त्रिज्या, सर जी वक्रता त्रिज्या की बात करें मतलब r जो है आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसका फोकस दूरी मतलब f पूछ दिया है। फॉर्मूला होता है सर जी f बराबर r बटे का 2। r का मान है आपका 20 बटे का 2 हो जाएगा। 2 से 20 चला जाएगा 10 बार में, इसका उत्तर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आपको निकाल करके दिखाना है। अगला है खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज अयस्क में अंतर लिखना है। लिखेंगे खनिज अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। सर जी धरती के अंदर से जो भी पदार्थ, जो भी तत्व या यौगिक जो भी निकलता है, वो सब खनिज होता है। धरती के अंदर पाया जाने वाला सभी तत्व या यौगिक खनिज है। लेकिन जिस खनिज से हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं, केवल वही अयस्क है। याद रखिएगा, अयस्क से धातु प्राप्त होगा, लेकिन अयस्क से वो धातु प्राप्त नहीं होगा। याद रखिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। जिस खनिज से हम लोग धातु प्राप्त करेंगे, उसको अयस्क बोलेंगे। इस हिसाब से देखें तो सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। मतलब जितना खनिज है वो सब अयस्क हो जाएगा क्या? सर जी खनिज में कुछ ऐसा भी होगा जिससे आपका और धातु प्राप्त होगा, वो अयस्क होगा नहीं होगा? लेकिन सभी अयस्क खनिज है, मतलब जितना अयस्क है सबको तो धरती से निकालेंगे तो सब खनिज हो जाता है। हाँ, अगला प्रश्न है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? याद कीजिए पहले हम लोग किए थे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। और यहाँ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। लिखेंगे जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखता है? हमें नीला दिखाई देता है। देखिए होता तो बैंगनी का भी है। बैंगनी का प्रकीर्णन सब जाता है, लेकिन बैंगनी का प्रकीर्णन इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है उसको हम लोग देख ही नहीं पाते, उतना फैल जाता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए बोला जाए आपको चीनी है, या तो एक मुट्ठी चीनी लेकर के बोला जाए पूरा भारत देश में फैला दो, तो आप चीनी देख पाइएगा कहाँ-कहाँ है। लेकिन वही एक मुट्ठी चीनी को बोले कि भैया एक जगह टेबल पे रख दो तो आपको नज़र आने लगेगा। सही बात है ना? वही बात है। बैंगनी रंग इतना फैल जाता है कि उसको देख नहीं पाते। तो नीला रंग जो है ठीक-ठाक फैलता है, इसी कारण हम लोग नीले रंग को देख पाते हैं। तो वायुमंडल में प्रकाश का परिकीर्णन होता है, इसी कारण बेसिकली जो है नीला रंग को हम लोग देख पाते हैं। बाकी क्वेश्चन तो मैं और भी ढेर सारा लेकर के आया था, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें तो यहीं पर रखेंगे बच्चों। चलिए रहने देते हैं इसको। फिलहाल हम लोग यहीं पे रखेंगे आज की कक्षा को, ठीक है? उम्मीद है आपको आज की कक्षा में जो सारे क्वेश्चन हम लोग किए, वो सारा का सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देंगे, ठीक है? सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं और शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी विज्ञान के आगे के प्रश्नों के साथ में, और मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। आप जो है बच्चों, आप टेलीग्राम चैनल से जाकर के पीडीएफ को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।